वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी में चैप्टर नंबर 25 एंटीबायोटिक्स के बारे में जो पहले हमने 2 लेक्चर जो एंटीबायोटिक्स के बारे में आज उसी को कंटिन्यूस करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में आज हम एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। एंटी ट्यूबर वे औषधियाँ हैं जो ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग में दी जाती है। ट्यूबरकुलोसिस आप सब जानते हो, टीबी में या क्षय रोग में दी जाती है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ये औषधियाँ जो है ये 2 भागों में बांटते हैं इनको। एक फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स है, एक सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स है। फर्स्ट लाइन जो एंटी टीबी ड्रग्स है उसमें आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनाइजिड। ये आपकी बुक में भी सही कर लेना आप, आइसोनाइजिड है ये, ISONIAZID, आइसोनाइजिड। और रिफाम्पसिन, रिफाम्पिन। फिर इथाम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड। तो ये 5 मेडिसिन जो है ये फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में आती है। सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में आती है पायरामिनोसैलिसिलिक एसिड और कैप्रोमाइसिन और साइक्लोसेरिन। ये 3 ड्रग्स जो है सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में आती है। इसकी डोज जो है 4 to 6 mg पर kg बॉडी वेट है। यानी एंटी टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग है उसकी डोज 4 to 6 mg पर kg बॉडी वेट है। और ज़्यादा अधिकतम खुराक इसकी मतलब मैक्सिमम जो खुराक है वो है 10 से 12 mg पर kg बॉडी वेट। तो ये था एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एंटी फंगल यानी ये दवाइयाँ जो है फंगस पर प्रभाव करती है। फंगस की वजह से, फंगस आप देखते हो गर्मियों में जो फंगस लग जाती है, और बरसात के टाइम में फंगल डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे स्किन पे एक्जिमा हो गया, चंबल जिसे बोलते हैं, और रिंगवर्म है, रिंगवर्म यानी दाद। तो स्किन की बीमारियों में विशेष रूप से इसको एंटी फंगल मेडिसिन को काम में लेते हैं। ये औषधियाँ 2 भागों में बांटी जाती है इनको। एक तो मतलब क्या है कि स्थानीय या टॉपिकल यूज़, लोकल यूज़ या टॉपिकल यूज़ जैसे बोलते हैं, बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। और नियोमाइसिन, निस्टेटिन, डाइक्लोरोफिन, मोनोसल्फिरन, क्रिस्टल वायलेट, कॉपर सल्फेट। ये जो दवाइयाँ हैं ये स्किन डिजीज़ में मतलब शरीर के ऊपरी भाग में लगाते हैं, जहाँ पे मतलब स्किन डिजीज़ है वहाँ लगाते हैं लोकली, इसलिए उसको टॉपिकल यूज़ बोलते हैं इसको। रिंगवर्म, दाद जिसे बोलते हैं, दाद में जो मेडिसिन काम में आती है वो है एजोलीज, कोट्रीमेजोल, यूनेजोल, ट्राइकोनेजोल एंड सल्कोनेजोल। ये मेडिसिन जो है रिंगवर्म में काम में आती है। अब इनका सिस्टमिक यूज इनका या तो आईवी इंट्रामस्कुलर जो मेडिसिन देते हैं सिस्टमिक यूज इनका, उसमें है एम्फोट्रिसिन और कुछ औषधियाँ और भी इसमें, जैसे एजोलीज है, फ्लूकोनाजोल है, इंट्राकोनाजोल है और फ्लूसाइटोसिन है, टर्बिनेफिन आदि है। ये मेडिसिन जो है ये एंटी फंगल मेडिसिन थी। अब अपने पढ़ेंगे सल्फोनेमाइड ग्रुप एंड ड्रग्स। सल्फा ग्रुप होती है ना, सल्फोनेमाइड ग्रुप एंड ड्रग्स, ये कौन कौन सी है? तो सल्फोनेमाइड ये सिंथेटिक कीमोथेरेपेटिक एजेंट है, सिंथेटिक कीमोथेरेपेटिक एजेंट है। यानी ये बायोलॉजिकल रूट से नहीं प्राप्त होती है, जैसे मान लो प्लांट से या मान लो फंगस से या बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे नहीं। ये सिंथेटिक है, कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। तो बैक्टीरियोस्टेटिक
ये मतलब क्या, जो सल्फोनेमाइड है ये बैक्टीरियोस्टेटिक औषधि है, यानी बैक्टीरियोस्टेटिक औषधि वो है जो जीवाणुओं को यानी ऑर्गेनिज्म को मारती नहीं है, इसलिए इसे रोक के ये उनको सिर्फ उनके डेवलपमेंट को रोकती है, यानी उनको मारती नहीं है, डेवलपमेंट को रोकती है। इसलिए इसको एक्यूट फॉर्म में पशु, जब ये बीमारियां एक्यूट फॉर्म में हो, बैक्टीरियल डिजीज एक्यूट फॉर्म में हो, तब इस मेडिसिन को देते हैं, ताकि एक्यूट फॉर्म में बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, उनकी जो डेवलपमेंट ग्रोथ है उसको रोक देते हैं। और इसका पीएच जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी इसका पीएच उदासीन है, न्यूट्रल है। इस औषधि का मुख्य आधार जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो इसकी है वो सल्फोनेमाइड तथा पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड PABA, पाबा बोलते हैं जो शॉर्ट में पाबा, PABA, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। इसका बुक जब आप देखोगे तो उसमें इसके केमिकल फार्मूला दिया हुआ है दोनों का, सल्फोनेमाइड का और पाबा का। अब सल्फा मुख्य रूप से बैक्टीरियोस्टेटिक है, यानी जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, लेकिन अगर इसको ज़्यादा मात्रा में दे दें तो ये बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को मार भी देती है, अतः बैक्टीरियोसाइडल भी है। ये अगर ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो ये बैक्टीरियोसाइडल भी है। और इसको विशेष रूप से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के जो बीमारियां हैं ना, उसमें इसको ज़्यादातर यूज में लेते हैं। सल्फा जो है ये ऊपर जो दे रखा था कि एक्यूट बीमारी की स्थिति में ज़्यादा प्रभावशाली है, क्रोनिक में ये कम प्रभावशाली है, क्योंकि एक्यूट में जब देंगे तो ये जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को रोक देगा। सल्फा को तब तक देते हैं जब तक बीमारी पूर्ण रूप से सही नहीं हो जाती। मान लो अगर 5 दिन में ठीक होती है तो 5 दिन देते हैं, 7 दिन में ठीक होती है तो सल्फा को 7 दिन तक देते हैं। मोड ऑफ एक्शन, इसका एक्शन का तरीका क्या है, इसका मतलब जो सल्फोनेमाइड है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये जीवाणु को मतलब फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है, मतलब जीवाणु को वृद्धि के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। सल्फा औषधि PABA, पाबा के साथ मिलकर, यानी पाबा जो अभी बताया था आपको, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड के साथ प्रतिस्पर्धा करके, यानी उसके साथ मिलके फोलिक एसिड की निर्माण नहीं होने देती है, जीवाणु में फोलिक एसिड का निर्माण नहीं होने देती है, इसलिए सल्फा से जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है। अब सल्फा औषधि के विपरीत प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? विपरीत प्रभाव में कई बार जो है ना सल्फा से एलर्जी रिएक्शन भी हो जाती है, मुख्य रूप से घोड़े और कुत्तों में। घोड़े और कुत्ते में कई बार जो है सल्फर ड्रग देने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, हो जाती है, इसलिए उसको सेंसिटिविटी टेस्ट करके ही लगाना चाहिए, सल्फा देना चाहिए। इसके अलावा पशु के यदि गुर्दों की बीमारी हो, वृक्क संबंधी, यानी वृक्क मतलब गुर्दों संबंधी, गुर्दे की बीमारी हो तो सल्फा नहीं दें, अन्यथा इसके घातक प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि इनका उत्सर्जन जो है, सल्फर ड्रग का उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा माध्यम से ही होता है। तो इसको अगर किडनी की बीमारी हो तो फिर इस मेडिसिन को, सल्फा को नहीं देते हैं। सल्फा औषधि जब भी पशु को दें तो उसको प्रचुर मात्रा में पानी पिलाना चाहिए, अन्यथा सल्फा पेशाब में क्रिस्टल के रूप में आने लग जाएगी, तो क्रिस्टल यूरिया, पशु को क्रिस्टल यूरिया हो जाएगा। तो क्योंकि ये किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होती है, इसलिए इसको पशु को ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए, इसका यही मतलब है। अगर मान लो सल्फा औषधि पशु को देनी हो तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि उसका स्टोमक का पीएच जो है, पशु के स्टोमक का पीएच एल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि सल्फा एल्कलाइन माध्यम में ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ये सल्फा जो है एल्कलाइन माध्यम में बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए पशु को एल्कलाइन, स्टोमक का पीएच एल्कलाइन करने के लिए उसको मीठा सोडा सल्फा के साथ दे देना चाहिए। कुछ और लक्षण भी सल्फा के, अगर आप अपने सल्फा मेडिसिन देते हैं पशुओं के तो उसके विपरीत लक्षण कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे डिस्पेप्सिया।
भूख नहीं लगना, रीनल कोलिक गुर्दे का दर्द, वोमिटिंग उल्टी होना, पीलिया, जॉन्डिस। जब सल्फा को ज़्यादा मात्रा में लंबे समय तक देते हैं तो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, यानी मसल्स पशु की कमज़ोर हो जाती है। तो ये इसके विपरीत असर है। अब इस औषधि को कभी भी प्रोकेन पेनिसिलिन के साथ नहीं दें, मतलब प्रोकेन पेनिसिलिन के साथ इसको कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एंटागोनिस्टिक है उसके। पशु को गर्भकाल के अंतिम समय पर भी नहीं देना था। जब पशु का लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, ब्याने का कम समय रहता है, उस समय इस औषधि को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय पशु का गर्भपात हो सकता है इस मेडिसिन से। ट्राइमिथोप्रिम के साथ देना चाहिए हमेशा इसको। सल्फा को हमेशा ट्राइमिथोप्रिम के साथ देना चाहिए। इसके साथ का सिनर्जी इफेक्ट होता है, यानी ये जो ट्राइमिथोप्रिम के साथ अगर सल्फा को दोगे तो इसका असर जो है ना मेडिसिन का वो बढ़ जाता है, यानी ये जो असर इसका इफेक्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर इसको प्रोकेन पेनिसिलिन के साथ देते हैं तो ये उसके असर को, पेनिसिलिन जो है असर को कम कर देती है, एंटागोनिस्टिक है, और ये सिनर्जिस्टिक है। इसके साथ में कैल्शियम भी नहीं दे सकते। कैल्शियम को भी इसके साथ में, सल्फा के साथ में नहीं देना चाहिए। नहीं, इसको एसिडिक मीडियम में दें, यानी पेट का पीएच जो है, स्टोमक का पीएच जो है एसिडिक हो तो भी इसको सल्फा को नहीं देना चाहिए, या एसिडिक मीडियम के साथ में सल्फा को नहीं देना चाहिए। नहीं तो क्रिस्टल यूरिया, यानी क्रिस्टल यूरिया पशु को हो जाएगा। पशु चिकित्सा में सल्फा का क्या उपयोग है, अब इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। सिस्टेमिक इन्फेक्शन, सल्फा थाइजोल सोडियम, यानी सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो है उसके लिए इसको देते हैं सल्फा थाइजोल सोडियम। ये या तो माउथ से देते हैं, मुंह से, या फिर इंट्रावेनस इंजेक्शन के रूप में देते हैं। सल्फामिजाथिन, ये भी मुंह द्वारा ये आएगी। हमेशा इसका क्या करते हैं, सल्फामिजाथिन की पहले पूरी खुराक दे देते हैं और फिर दूसरे दिन उसकी आधी खुराक देते हैं। यानी अगर पहले दिन 100 mg पर kg बॉडी वेट पे अगर मेडिसिन दी है सल्फामिजाथिन की, तो सेकंड डे 50 mg पर kg बॉडी वेट उसकी मेडिसिन देनी चाहिए। फिर सल्फाडाइजिन, ये आईवी देते हैं। सल्फा ब्रोमोथाइजिन सोडियम, ये ओरल डोज इसकी 132 से 198 mg पर kg बॉडी वेट है, सल्फा बोरोथाइजिन सोडियम। फिर है सल्फा डिमेथोक्सिन बोलस, ये टेबलेट या आईवी दोनों रूप से दे सकते हैं। इसकी खुराक जो है वो है 50 mg पर kg बॉडी वेट पहले दिन और 25 mg पर kg बॉडी वेट दूसरे दिन। अब इसके ये तो सिस्टेमिक उपयोग थे। अब इसके स्थानीय उपयोग यानी टॉपिकल उपयोग क्या है इसके? टॉपिकल उपयोग इसके ये है सल्फासिटामाइड सोडियम, ये 30% का सॉल्यूशन अथवा 10% मल्लम ग्रुप, या तो सल्फासिटामाइड सोडियम 30% का सॉल्यूशन या इसका 10% का मल्लम के रूप में आँख में लगाते हैं इसको। टॉपिकल यूज हो गया। फिर मुंह के द्वारा यानी माउथ के द्वारा सल्फोनेमाइड की डोज है। सल्फा गोवंश में साल्मोनेलोसिस, ये बीमारियां हैं जिनमें इनको सल्फा को पशुओं में मुख्य रूप से देते हैं। गोवंश में साल्मोनेलोसिस, डायरिया, न्यूमोनिया, फुट रोट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब सांस की तकलीफ जो है ना, एक्यूट मेस्टाइटिस और मेट्राइटिस आदि। इसमें इसकी खुराक है आईवी 48 से 50 mg पर kg बॉडी वेट, ये आईवी देते हैं 148 से 50 mg पर kg बॉडी इसकी डोज है। घोड़े में स्ट्रेंगल्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, घाव, एब्सेस, साल्मोनेलोसिस, प्रोटोजोल, इंसेफेलोमाइलाइटिस। इंसेफेलोमाइलाइटिस ब्रेन का इन्फेक्शन है। तो ये इसमें ये जो बीमारी इनमें घोड़ों में इसका यूज़ करते हैं। कुत्ते में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ईयर इन्फेक्शन, मतलब कुत्ते में
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ईयर इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं। पक्षियों में, बर्ड्स में ई कोलाई, पास्चुरेला, ट्राइमिथोप्रिम, ये दो बीमारी है, ई कोलाई और पास्चुरेला, इसमें इसको ट्राइमिथोप्रिम या सल्फा क्विनोक्सेसिलिन देनी चाहिए। सल्फा क्विनोक्सेलिन ये इसको पक्षियों में देना चाहिए। अब इसमें कुछ इसकी ड्रग है सल्फा की, वो किस एनिमल में उसकी डोज क्या है वो है। इसमें ये आपका चार्ट दिया हुआ है जो आपको याद करना है। इसमें सबसे पहला है सल्फामिजाथिन। ये डोमेस्टिक एनिमल्स में इनिशियल डोज इसकी 110 mg पर kg बॉडी वेट है और मेंटेनेंस डोज इसकी 110 mg पर kg बॉडी वेट है। और इसकी इंटरवल जो डोज का है, यानी इसको 24 घंटे बाद में रिपीट करते हैं। 24 घंटे बाद में रिपीट करते हैं। जैसे कुछ मेडिसिन पहले थी जो 12 घंटे बाद रिपीट करते थे, लेकिन इसको 24 घंटे बाद रिपीट करते हैं। सल्फा डिमेथोक्सिन ये भी डोमेस्टिक एनिमल्स में 55 mg पर kg बॉडी इसकी इनिशियल डोज है और मेंटेनेंस डोज है 27.5 mg पर kg बॉडी वेट, यानी इसको सेकेंड डे हाफ देते हैं और इसको भी 24 घंटे बाद में रिपीट करते हैं। अब फिर है सल्फा इथोक्सी पायरिडेजिन। ये केटल में इसकी डोज है 55 mg पर kg बॉडी वेट और इसकी मेंटेनेंस डोज भी 55 mg भी है। और स्वाइन में इसकी डोज 110 mg पर kg बॉडी वेट और सेकेंड डे इसको देते हैं 55 mg पर kg बॉडी वेट और ये भी 24 घंटे के अंतराल से रिपीट करते हैं इसको। फिर है सल्फा पायरिडीन। ये केटल में देते हैं 132 mg पर kg बॉडी वेट और सेकेंड डे इसकी डोज है 66 mg पर kg बॉडी वेट। इसको 12 आवरली रिपीट करते हैं, 12 घंटे से रिपीट करते हैं इसको। फिर है सल्फा गुनेडीन। सल्फा गुनेडीन जो है ये एनिमल्स में 264 mg पर kg बॉडी वेट देते हैं और इसकी जो मेंटेनेंस डोज यानी सेकेंड डे इसको 132 mg पर kg बॉडी वेट यानी पहले दिन से हाफ देते हैं इसको। ये भी 24 घंटे बाद में रिपीट करते हैं। तो ये आज आपका चैप्टर जो है एंटीबायोटिक्स का ख़त्म हो गया। अब आपको नेक्स्ट जो चैप्टर लास्ट वाला है वो है टॉक्सिकोलॉजी। उसके लिए आपको एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपको जब लेक्चर अपने करेंगे तो आपको समझ में अच्छा आएगा। धन्यवाद।